इस पार मैं हूँ और उस पार आप हैं। इस पार मैं हूँ और झील के उस पार आप हैं। लहरों के आईने में लगातार आप हैं। इस पार मैं हूँ और झील के उस पार आप हैं। लहरों के आईने में लगातार आप हैं। और काश कोई पूछे कि तुम्हें क्या पसंद है। काश कोई पूछे कि तुम्हें क्या पसंद है। बेतहासा मैं कह पड़ूं सरकार आप हैं। और उसकी खामोशियों का बलागत न पूछिए। उसकी खामोशियों का बलागत न पूछिए। जिसके लबे खामोश का इजहार आप हैं। तो जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं हूं विनीत ठाकुर और मैं फोटोन की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो भैया आज एयरफोर्स वाले बच्चों को सूचित किया जाता है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन उससे पहले आपको बजाना है एक चीज, घंटी। सब्सक्राइब करना, सॉरी यार, पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और घंटी बजाना है और इस वीडियो को शेयर करना है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। जो लोग चैनल से जलन रखते हैं उनके पास तो और शेयर करो, उनको और जला जो लोग जल रहे हैं, ठीक है ना। मिर्ची लगा दो, मैं तो कहता हूँ उनके घर के पानी टंकी में मिर्ची लगा दो, उसके बाद उनको जमाल गोटा खिला दो। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक तरीके का सिस्टम बन जाएगा। ओके, जोक्स बात। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल जिसको हिंदी में कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डिपेंड करता है कि वो कब चार्ज हो रहा है, कब डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, जिस समय उसको हम चार्ज कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, मतलब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और जब डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, मतलब विद्युत ऊर्जा को, सॉरी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा होता है। जैसे आप फोन चार्ज करते हो तो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा होता है और अपने बैटरी में कंज्यूम कर रहा होता है चार्ज को, मतलब कि केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा होता है। तो जिस समय फोन चार्ज हो रहा है उस समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी में। और जब फोन आप चला रहे हो तो फोन डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब जो केमिकल एनर्जी सेव हो चुकी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो करके खत्म हो रही है, लॉस हो रही है, क्योंकि आप लगातार उससे काम कर रहे हो, समझ गए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप का होता है। सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? A device which can convert electrical energy into chemical energy is called electrochemical cell. While charging, it converts electrical energy into chemical energy, and while discharging, it converts chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कि जब यह आवेशित हो रहा होता है तो यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जब यह अनावेशित हो रहा होता है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, there are two types of electrochemical cell, primary cell and secondary cell. प्राइमरी सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल। और द्वितीयक सेल क्या होते हैं, इनका क्या मतलब है भाई? प्राइमरी सेल इज अ डिवाइस व्हिच कैन नॉट इरिवर्सिबल, व्हिच इज नॉट इरिवर्सिबल, सॉरी यार, मतलब प्राइमरी सेल जो होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। प्राइमरी सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हिच इज नॉट इरिवर्सिबल, मतलब वो व्युत्क्रमणीय नहीं है, मतलब वो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद फिर चार्ज नहीं कर सकते उसको। जैसे निप्पो सेल, एवरेडी सेल वगैरह आता है जिसको ड्राई सेल कहते हैं, जो टॉर्च में लगाते हैं, ऐसे सेल आते हैं ना जिसका हम लोग वो बनाते थे, अरे उसके पीछे वाला जो टीन का होता है उसको निकाल करके उसको धागे में करके ऐसे नचाते थे, फिर उससे काटते थे, किसी का हाथ काटते थे, किसी का कुछ काटते थे। तो यार ये जो सेल होता है ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या है? प्राइमरी सेल एक ऐसा सेल है जिसको हम दोबारा कभी पुनः चार्ज नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते। उसको क्या कर सकते हैं, एक बार यूज किया उसको फेंका। अरे होता था निप्पो सेल यार, जिसके अंदर कार्बन की एक रॉड होती है, उसके चारों तरफ अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का पेस्ट भरा होता था, बेवकूफ कहेंगे। और दूसरा होता द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल मतलब सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हिच इज इरिवर्सिबल, मतलब जिसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं। जैसे बैटरी आती है ना चार्ज करने वाली है, मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है, डिस्चार्ज हो गया फिर से चार्ज किया, डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज डिस्चार्ज, समझ गए। तो ये इस टाइप से है। तो ये सेकेंडरी सेल हो गया, इतना अपने को जानना है। अब यार अपने को कुछ फॉर्मूले सुनने हैं और समझने हैं। देखो डेरिवेशन तो बहुत लंबा चौड़ा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 11 12 में पढ़ा है, और अभी जब मैं फिर से केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ेंगे भी जो बच्चे 11 12 की तैयारी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि यार जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, उसमें
हालांकि कभी कभी दो पॉट में ले जाता, नहीं तो बीच में एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं जिसमें एक कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। नॉर्मल सा बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं, मैं एक नॉर्मल से ले रहा हूँ। कॉपर सल्फेट का एक इलेक्ट्रोलाइट दे दिया और उसमें हमने एक कॉपर और जिंक दो रॉड ले लिए, एक को एनोड, जिंक को एनोड और कॉपर को मैंने कैथोड बना लिया। अब इसमें से करंट फ्लो होगा। तो मेरी बात ध्यान सुनो, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वहां जाके, लेकिन मेन चीजें होता क्या है एक्चुअली। जिंक से जो जिंक आयन होता है वो छोड़ करके अपना इलेक्ट्रॉन रॉड पे चला आता है सॉल्यूशन में, इसको वायर से कनेक्ट कर देते हैं यहां तक। तो जानते हो क्या होता है, तो लेके चले जाता है सॉल्यूशन में, ठीक है। अब सॉल्यूशन में आने के बाद क्या होता है कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देता है और सल्फेट को ले लेता है, तो कॉपर पॉजिटिव आयन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ छोड़ दिया था, इलेक्ट्रॉन फटाक से चलाते हैं कॉपर के पास और यहाँ सॉल्यूशन से कॉपर जाकर के फिर से इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो धीरे धीरे जिंक रॉड पतला होता जाता है और धीरे धीरे कॉपर वाला रॉड मोटा हो जाता है। ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और भी प्रोसेसेस हैं, इसको कम करने के लिए सॉल्ट ब्रिज वगैरह लगाते हैं अगर पेस्ट में भर करके KCl वगैरह को, लेकिन उससे बात नहीं बनने वाली है, अभी हम उस पर ध्यान भी नहीं देने वाले। अपने को ये जानना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो हो रहा होता है, इसका जो इलेक्ट्रिक करंट है, कंडक्टिविटी वगैरह होता है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एयरफोर्स नहीं पूछता तो हमको उतना नहीं पढ़ना। हाँ, इसका रेजिस्टेंस क्या कैसे होता है, तो रेजिस्टेंस आयनों, देखो आयनों की जो मोबिलिटी होती है उसी की वजह से कंडक्टिविटी है, लेकिन आयनों में जब आपस में आयन चल रहे होते हैं तो टकराते हैं, जिससे उनके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस होने की वजह से उसके अंदर कुछ पोटेंशियल लॉस होता है। जैसे आप कोई इलेक्ट्रिक सेल मार्केट से खरीद के लाओगे, जैसे उस पे लिखा 1.5 वोल्ट ईएमएफ, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है नेट ईएमएफ। तो जब सेल का ईएमएफ आपको 1.5 वोल्ट लिखा हुआ छपा हुआ, लेकिन जब आप सेल को यूज करने लगोगे तो वो पोटेंशियल कितने का देगा, वो केवल देगा 1.2 वोल्ट का। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं। तो 1.2 वोल्ट का ही पोटेंशियल आपको मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा सेल को यूज करते टाइम। समझ में आएगा, तो इस बात को ध्यान रखना। और ये होते हैं सेल। तो हम ये कह रहे हैं कि यार जब सेल चार्ज हो रहा था और जब सेल डिस्चार्ज होता है, मैं मिटा रहा हूं। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जितना मटेरियल आपने सेल के अंदर डाला है उसकी टोटल एनर्जी जो होती है वो ईएमएफ होती है। जैसे निप्पो सेल आप लेके आए हो तो उसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का जो पेस्ट भरा होता है, उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है उससे आप कितना पोटेंशियल निकाल सकते हो, 1.5 वोल्ट का। लेकिन जब आप यूज करने लगते हो तो आपको 1.5 से थोड़ा सा कम 1.4, 1.32, 1.38 ऐसे वोल्ट का पोटेंशियल मिलता है। समझ में आएगा, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है वहीं पे हीट वीज एनर्जी के फॉर्म में रेजिस्टेंस की वजह से। समझ में आ रही बात है, तो इसको ध्यान में रखना। ये तो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब बात आता है यार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आपने किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिया तो उसको चार्ज करोगे, डिस्चार्ज करोगे। चार्ज करते टाइम मेरी बात ध्यान सुनो, मान लो कि आपने जो सेल है आपके पास, ये सेल है, अब जो है इसको आपने जोड़ करके किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ करके चार्ज करना शुरू कर दिया। तो चार्ज करना जैसे ही शुरू करोगे ना, सबसे पहले तो डिस्चार्ज करोगे, सबसे पहले डिस्चार्ज। तो मान लो अब भाई जाहिर सी बात है इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, तो इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। मान लो कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r और इसका ईएमएफ है, मतलब नेट पोटेंशियल जो है वो E है। तो आपको कितना पोटेंशियल बाहर मिलेगा, करंट अगर सेल के अंदर I निकल रहा है, अगर सेल के अंदर करंट कितना है I, तो जाहिर सी बात है सेल के अंदर जो लॉस पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो लॉस पोटेंशियल हो जाएगा स्मॉल I into R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, स्मॉल I into R। और टोटल पोटेंशियल इसके पास कितना है E, तो बचा हुआ पोटेंशियल कितना होगा, V डैश की वैल्यू हो जाएगा E और माइनस V, ये तो बचेगा। इतना पोटेंशियल तो इसमें अंदर ही लॉस कर दिया, बाहर आपको कितना मिलेगा V डैश। तो V डैश की वैल्यू अगर इसको मान लो V डैश E माइनस V डैश, तो V की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, E माइनस IR। तो जाहिर सी बात है कि नेट ईएमएफ इसका था E और अंदर उसका रेजिस्टेंस था स्मॉल r, तो उसने IR पोटेंशियल लॉस करना है, जाहिर सी बात है। तो स्मॉल IR पोटेंशियल मान लो V डैश उसने लॉस कर दिया, तो बचा वो पोटेंशियल कितना होगा, V E माइनस IR। अगर इतना पोटेंशियल यहाँ पे लॉस हो गया, V डैश यहाँ पे लॉस हो गया, तो E माइनस IR आपसे हो गया। डिस्चार्जिंग के टाइम पे आपको ये ध्यान में रखना है। और अगर यही सेल जो है वो चार्जिंग के टाइम पे हम बात करें, चार्जिंग के टाइम पे तो वो पोटेंशियल लॉस कहां कर पाएगा, इसको तो जबरदस्ती पोटेंशियल दिया जा रहा होगा ना। तो एक तो ईएमएफ इसका E है, ईएमएफ के बराबर तो ये लेगा ही, और बल्कि और नेट पोटेंशियल ये लेगा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात है। तो नेट पोटेंशियल जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा E प्लस V डैश, तो हो जाएगा V E प्लस IR। इस बात को ध्यान रखना कि जब जो सेल है वो सोर्स के फॉर्म में काम करेगा, जब ये जैसे सोर्स का काम कर रहा है तो E माइनस IR, जब ये लोड का काम कर रहा है मतलब कि क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है,
लोड का काम कर रहा है, नहीं चार्ज हो रहा, तो उस टाइम पे V बराबर E प्लस आई आर। इस बात को ध्यान में रखना। इसका डेरिवेशन भी है लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है और जल्दी जल्दी खत्म करना, तो इसको लिख लिया, फटाक से मिटाने वाले हैं। 1 2 3 अब देखो उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना। सबसे पहला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक सेल को कैसे लगाना है भाई, ईएमएफ हमको निकालना है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करोगे? देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपने सेल लगाया हुआ है, मान लो कि ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये एमीटर आपकी है। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने लगा दिया यार, इतना बड़ा कोई बात तो है नहीं, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे ही लगाया आपने, अब क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज लिखेंगे फटाफट। ये मान लो कि R1 है, ये E1 है, या E2 है, ये R2 इंटरनल रेजिस्टेंस R3, ये E3, ये मान लो Rn है और ये En है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं E इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होगी ना, वो E इक्विवेलेंट की वैल्यू जो हो जाएगी आपका, डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 प्लस En। ये E इक्विवेलेंट मतलब नेट इक्विवेलेंट आपको कहां से कैसे मिलेगा सेल का? सारे सेल का ईएमएफ जो होगा उसका अलजेब्रिक सम होगा। अलजेब्रिक सम का मतलब ये है कि जब सारे सेल एक ही डायरेक्शन में लगे हैं तो सबको पॉजिटिव ले रहे हैं या सबको नेगेटिव लेंगे। लेकिन अगर एक सेल ऐसे लगा, एक सेल बीच में पलट दिया, तुमने पलट दिया मतलब इस टाइप से लगा दिया। अगर मान लो इस सेल को ऐसे लगा देते, तुम इस सेल को ऐसे लगा देते, तो यहाँ पे E2 कैसे ले लेते आप, माइनस में ले लेते। समझ में आ रही बात? तो ईएमएफ की वैल्यू निकालने के लिए इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर ऐसे है तो सबको पॉजिटिव लेंगे या तो सबको माइनस में लेंगे। तो इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R1 पहले तो अगर E1 बराबर हो E2 और ऐसे ही बराबर हो En बराबर हो E, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू डायरेक्ट बताओ कितना हो जाएगा? E प्लस E कितनी बार? n बार, तो ये हो जाएगा Ne। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगर R1 बराबर R2 बराबर डॉट डॉट Rn बराबर R हो, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? n into R ना, क्योंकि R प्लस R कितनी बार? n बार। अब इससे पहले एक सेल की वजह से करंट कितना था? एक सेल की वजह से करंट कितना था? I की वैल्यू जो था वो था E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। ये तो होता है। अगर किसी एक सेल की वजह से निकालोगे तो करंट की वैल्यू आता था E1 अपॉन R1, या अगर E बाई R है तो ये एक सेल की वजह से करंट। और नेट इक्विवेलेंट की वजह से करंट की वैल्यू कितना आ जाएगा? I बराबर E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू है Ne और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना है? Nr। तो n से n मर गया, तो I की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? E बाई R। समझ में आई बात? इस बात का ध्यान रखना। और अगर बाहर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अगर कोई बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर R है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल R। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, यहीं पे आप लगा दोगे मान लो कैपिटल R, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो E इक्विवेलेंट की वैल्यू तो Ne है और R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो Nr और प्लस कितना हो जाएगा? कैपिटल R हो जाएगा ना। सीरीज में इनको भी तो जोड़ोगे भाई, ये सारे R हम तो Nr हो गए और प्लस कैपिटल R। तो अब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब करंट की वैल्यू हो जाएगी E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, मतलब हो जाएगा Ne अपॉन Nr प्लस कैपिटल R। ये करंट की वैल्यू। मेरी बात ध्यान सुनना, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा था तब I की वैल्यू Ne अपॉन R था, n से n मर गया, I की वैल्यू E बाई R आया। मतलब जितना करंट एक सेल से आ रहा था उतना ही करंट n सेलों से है। मतलब तुम्हारे घर में अगर एक सेल लगा हुआ है तो उससे करंट कितना आ रहा है? E बाई R। और 1 लाख सेल लगाया तुमने तब भी करंट कितना है? E बाई R। तो तुम्हें कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया Nr प्लस कैपिटल R, मेरी बात ध्यान सुनना, और ऐसे लगाया कि R की वैल्यू ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ा है Nr से,
मतलब ये अकेले तुमने इंटरनल रेजिस्टेंस लिया, मान लो वो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम और ऐसे तुमने ले लिया 1000 रेजिस्टेंस, तो टोटल हो जाएगा 500 ओम, और तुमने बाहर जो लगाया वो लगाया है 50,000 ओम का अकेले। तो इसका मतलब ये जो है ये बहुत ज्यादा इससे बड़ा, तो इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो आई की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, Ne अपॉन कैपिटल R। मतलब कि अब करंट की वैल्यू जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात है? नहीं समझ पा रहे? इस तरीके से काम करेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगा कैपिटल R, तब आपको थोड़ा सा ज्यादा करंट मिल रहा होगा, हल्का सा ज्यादा करंट मिल रहा है। हालांकि आपको अगर ज्यादा अमाउंट में करंट चाहिए तो आपको कौन सा वो चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। देख लो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में इतने सारे सेल हैं, बस क्या है कि अगर आपको ज्यादा पोटेंशियल चाहिए तो आप किसका यूज करो, अगर ज्यादा आपको पोटेंशियल चाहिए तो आप किसका, देखो पोटेंशियल ज्यादा है किसमें, सीरीज में, ज्यादा रेजिस्टेंस आया किसमें, सीरीज में, लेकिन करंट की वैल्यू ज्यादा नहीं आ रही। तो करंट की वैल्यू हमेशा उतना ही रहा है जितना एक सेल से मिल रहा है लगभग, इसलिए ज्यादा करंट की वैल्यू आप सीरीज में कभी नहीं पाओगे, ज्यादा करंट की वैल्यू आप सीरीज में कभी नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपको ज्यादा पोटेंशियल चाहिए तो और ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो वो किससे मिलेगा, सेलों को किसमें लगा लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, मैं इसको मिटा करके आगे बढ़ने वाला हूँ। 1 2 3 में फटाक से मिटा दे रहा हूँ उसको, वीडियो काफी लंबा चौड़ा हो रहा है। उसके बाद आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये चौथरों चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखों में चश्मे का बहरा, इस चश्मे को हटा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, PARLL, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यार डेरिवेशन भी करवाएंगे, लेकिन अब जब 11th वाला 12th वाला शुरू होगा तो अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, खूब सारे सेल आपने लगा रखे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे सेल हैं। तो यह है E1, यह है E2 और यह है En, यह है Rn, यह R2, यह R1। अब सोचो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, बात को समझना, अच्छे से समझना। मतलब ऐसे खूब सारे हैं, बीच में मैंने डॉट 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 कर दिया, इसका मतलब खूब सारे इसमें लगे हुए होंगे, ठीक है ना, बीच में मैंने डॉट डॉट कर दिया। तो n है, n सेल है, इनको हम पैरेलल बनाए हैं, n रेजिस्टेंस भी इनको पैरेलल में बनाए हैं। तो सीधे सीधे लिखते हैं या डेरिवेशन आप करना चाहोगे, देखो इन सब का पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल V V V V, तो V की वैल्यू यहां से लिखोगे, V की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, E1 I1 R1, ये I1 होगा, I2 होगा, यहां से टोटल करंट आ जाएगा I1 I2 I3। डेरिवेशन नहीं करना, छोड़ो क्योंकि इतना ज्यादा काम है। तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूं इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको मिलेगा, एक फार्मूला ये याद रखना है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 En अपॉन Rn। इस बात को ध्यान में रखना है, प्लस डॉट 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 En, ये मेन फार्मूला है E इक्विवेलेंट के लिए। और R इक्विवेलेंट के लिए मेन फार्मूला आता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू आता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn। इस फार्मूले को भी ध्यान में आप रखिए। लेकिन अगर इफ E1 बराबर E2 बराबर डॉट 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 En बराबर E हो और R1 बराबर R2 बराबर डॉट 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 Rn बराबर R हो तो वैल्यू रख दो। तो देखो पहले R इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर, R इक्विवेलेंट की 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, तो ये हो जाएगा n बाई R, या R इक्विवेलेंट की वैल्यू डायरेक्ट बताओ कितना हो जाएगा, R बाई n। यहां से तो ये मिल गया, अब यहां पे वैल्यू रखो फटाक से, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगा, E इक्विवेलेंट की वैल्यू, E इक्विवेलेंट यहां पे रखो यार, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो आ ही गया, हमने लिख दिया है। अब देखो E बाई R, देखो E और R सेम हो गए ना, E बाई R प्लस E बाई R प्लस E बाई R कितनी बार, n बार, तो n E बाई R, या E इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगा n E बाई R इनटू R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना है, R बाई n, R बाई n से n बड़ा है इसे, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर आ गया, E के बराबर आ गया। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाहिर सी बात है यार, पैरेलल में A और B के बीच में ही तो लगा हुआ है यार, पैरेलल में A और B, जैसे ये दो पॉइंट्स हैं A और B, ये दोनों पॉइंट्स हैं, इन्हीं दोनों के बीच में तो सेल को लगाया हो, तो जाहिर सी बात है A और B
का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा फिक्स होगा, चाहे सेल अलग अलग करो चाहे जैसे करो, तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा ई के बराबर होगा। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपको सेल को कितना ज्यादा सेल, आपके पास करोड़ों सेल हो, सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दो तो उनका सबका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही बराबर आएगा जितना कि एक सेल का होता है। समझ में आई बात? और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगा ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू तो ई के बराबर है अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर है, आर बाई एन। तो आर बाई एन तो हो जाएगा एन ऊपर, तो हो जाएगा एन ई बाई आर, ये हो जाएगा करंट वैल्यू। यानी अगर आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में करंट चाहिए तो सेलों को किस कॉम्बिनेशन में लगाओगे, सेलों को लगाओगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर आप सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हो तो आपको मैक्सिमम करंट मिल पाएगा, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो ही पॉइंट्स के बीच में सारे सेलों को जोड़ा गया है। उनके दो, सबके जितने भी सेल हैं सबके टर्मिनल सेम है, तो दो टर्मिनल का जो पोटेंशियल वो तो फिक्स ही होगा। ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल है वो पहले से ही फिक्स है, आप चाहे जितने पोटेंशियल का सेल उसके बीच में जोड़ दो, लेकिन जो नेट पोटेंशियल होगा वो तो ई के बराबर ही आएगा। तो अगर आपके पास 1 लाख सेल दिए गए हैं तो भी आपका नेट पोटेंशियल ई के बराबर आएगा, लेकिन करंट की वैल्यू 1 लाख गुना बढ़ जाएगा। इसलिए आपको जब ज्यादा अमाउंट में करंट की जरूरत हो, बल्क में करंट की जरूरत है, तो आप पोटेंशियल आप उसको कर दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लेकिन अगर करंट की वैल्यू आपको कम चाहिए, पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा चाहिए, तो आप उसको कर दो सीरीज कॉम्बिनेशन में। समझ में आ रही बातें कि नहीं? तो फटाफट इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं किरचॉफ लॉ।